नमस्कार, आप देख रहे हैं महरो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महरो राजस्थान में बात होगी तमाम उन बड़ी खबरों की जो जुड़ी है मरुधरा से। तमाम बड़ी खबरें बताएंगे। किसानों की हुंकार के बारे में जयपुर टू दिल्ली ट्रैक्टर रैली निकाली गई। कल दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर बड़ी संख्या में किसान रवाना हुए हैं और साथ ही खबरों में बताएंगे आपको कैसे मरुधरा के लिए गेम चेंजर साबित होगी सैंड नीति, और मिलवाएंगे मरुधरा के बालवीर से। साथ ही दिखाएंगे प्रदेश में कैसी है गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। तो बात करते हैं किसानों की हुंकार की। सबसे पहले किसान कानून और संग्राम। जी हां, कुछ तस्वीरें देखिए जो इसे साबित कर रही हैं कि दिल्ली ट्रैक्टर रैली को लेकर मरुधरा के किसान कितने तैयार हैं। प्रदेश के कोने कोने से ट्रैक्टर पर सवार होकर शाहजहांपुर बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली में होने जा रहे किसानों की ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए पूरी तैयारी है। दिल्ली कूच का प्लान भी तैयार है। मकसद बस एक ही है, दिल्ली कूच के जरिए किसान एकता का संदेश केंद्र सरकार तक पहुंचाना। आप भी देखिए 10 कैमरों के जरिए मरुधरा के किसानों की ताकत। तो ये 10 तस्वीरें देखिए आप। आज जगह जगह प्रदेश भर में किसानों के समर्थन में एक तो राजनीतिक संगठन भी उतरे, दूसरे बड़ी संख्या में किसान भी उतरे। ट्रैक्टर तैयार है, फ्यूल भरवा लिया गया है। अब हुंकार की बारी है। कल का दिन गणतंत्र दिवस की सुर्खियों के बीच किसानों के हल्ला बोल की तस्वीरें भी सुर्खियों में बदलेगा। और ये तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने कहा, कुछ जगहों पर राजनीतिक चेहरे भी नजर आए। ट्रैक्टर पर सवार परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। देखिए एक एक ट्रैक्टर पर किसान या फिर किसान आंदोलन के समर्थन में जो लोग हैं वो सवार होकर रैली के शक्ल में आगे बढ़ते नजर आए। मरुधरा से ये ट्रैक्टर रवाना हुए शाहजहांपुर की ओर, शाहजहांपुर बॉर्डर की ओर। मकसद यही कि किसानों को समर्थन देना है। किसानों के दिल्ली में जो ट्रैक्टर मार्च होना है उसमें हो सके तो अपनी भागीदारी निभानी है, उसमें अपना योगदान देना है, ताकि यह मैसेज जाए कि यह देश किसानों के साथ है। और इससे पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश को संबोधित करेंगे। कुछ ही देर में यह संबोधन शुरू होने वाला है। कुछ सेकंड्स और राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति का संबोधन शुरू हो जाएगा। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन। लोकतंत्र के आप सभी नागरिकों को देश के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई। विविधताओं से समृद्ध हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, परंतु हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को सभी देशवासी राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मनाते हैं।
गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व भी हम पूरे उत्साह के साथ मनाते हुए अपने राष्ट्रीय ध्वज तथा संविधान के प्रति सम्मान व आस्था व्यक्त करते हैं। आज का दिन देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 71 वर्ष पहले हम भारत के लोगों ने अपने अद्वितीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। इसलिए आज हम सभी के लिए संविधान के आधारभूत जीवन मूल्यों पर गहराई से विचार करने का अवसर है। संविधान की उद्देशिका में रेखांकित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जीवन मूल्य हम सबके लिए पुनीत आदर्श हैं। यह उम्मीद की जाती है कि केवल शासन की जिम्मेदारी निभाने वाले लोग ही नहीं, बल्कि हम सभी सामान्य नागरिक भी इन आदर्शों का दृढ़ता व निष्ठापूर्वक पालन करें। लोकतंत्र को आधार प्रदान करने वाली इन चारों अवधारणाओं को संविधान के आरंभ में ही प्रमुखता से रखने का निर्णय हमारे प्रबुद्ध संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर लिया था। इन्हीं आदर्शों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को भी दिशा प्रदान की थी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक महान जननायकों और विचारकों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया था। मातृभूमि के स्वर्णिम भविष्य की उनकी परिकल्पनाएं अलग अलग थीं, परंतु न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के मूल्यों ने उनके सपनों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। मैं सोचता हूं कि हम सबको अतीत में और भी पीछे जाकर यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि यही मूल्य हमारे राष्ट्र निर्माताओं के लिए आदर्श क्यों बने। इसका उत्तर स्पष्ट है कि अनादिकाल से यह धरती और यहाँ की सभ्यता इन जीवन मूल्यों को संजोती रही है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता हमारे जीवन दर्शन के शाश्वत सिद्धांत हैं। इनका अनवरत प्रवाह हमारी सभ्यता के आरंभ से ही हम सब के जीवन को समृद्ध करता रहा है। हर नई पीढ़ी का यह दायित्व है कि समय के अनुरूप इन मूल्यों की सार्थकता स्थापित करे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने यह दायित्व अपने समय में बखूबी निभाया था। उसी प्रकार आज के संदर्भ में हमें भी उन मूल्यों को सार्थक और उपयोगी बनाना है। इन्हीं सिद्धांतों से आलोकित पथ पर हमारी विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, इतनी विशाल आबादी वाले हमारे देश को खाद्यान्न एवं डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने वाले हमारे किसान भाई बहनों का सभी देशवासी हृदय से अभिनंदन करते हैं। विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों, अनेक चुनौतियों और कोविड की आपदा के बावजूद हमारे किसान भाई बहनों ने कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी। यह कृतज्ञ देश हमारे अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार हमारे परिश्रमी किसान देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं, उसी तरह हमारी सेनाओं के बहादुर जवान कठोरतम परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा करते रहे हैं। लद्दाख में स्थित सियाचिन व गलवान घाटी में -50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में सब कुछ जमा देने वाली सर्दी से लेकर जैसलमेर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान में झुलसा देने वाली गर्मी में धरती, आकाश और विशाल तटीय क्षेत्रों में हमारे सेनानी भारत की सुरक्षा का दायित्व हर पल निभाते हैं। हमारे सैनिकों की बहादुरी, देश प्रेम और बलिदान पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। खाद्य सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा, आपदाओं तथा बीमारी से सुरक्षा एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों ने अपने योगदान से राष्ट्रीय प्रयासों को शक्ति दी है। अंतरिक्ष से लेकर खेत खलिहानों तक, शिक्षण संस्थानों से लेकर अस्पतालों तक वैज्ञानिक समुदाय ने हमारे जीवन और कामकाज को बेहतर बनाया है। दिन रात परिश्रम करते हुए कोरोना वायरस को डीकोड करके तथा बहुत कम समय में ही वैक्सीन को विकसित करके हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी मानवता के कल्याण हेतु एक नया इतिहास रचा है। देश में इस महामारी पर काबू पाने में तथा विकसित
देशों की तुलना में मृत्यु दर को सीमित रख पाने में भी हमारे वैज्ञानिकों ने डॉक्टरों, प्रशासन तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर अमूल्य योगदान दिया है। इस प्रकार हमारे सभी किसान, जवान और वैज्ञानिक विशेष बधाई के पात्र हैं और कृतज्ञ राष्ट्र गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इन सभी का अभिनंदन करता है। प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष जब पूरी मानवता एक विकराल आपदा का सामना करते हुए ठहर सी गई थी, उस दौरान मैं भारतीय संविधान के मूल तत्वों पर मनन करता रहा। मेरा मानना है कि बंधुता के हमारे संवैधानिक आदर्श के बल पर ही इस संकट का प्रभावी ढंग से सामना करना संभव हो सका है। कोरोना वायरस रूपी शत्रु के सम्मुख देशवासियों ने परिवार की तरह एकजुट होकर अनुकरणीय त्याग, सेवा और बलिदान का परिचय देते हुए एक दूसरे की रक्षा की है। मैं यहाँ उन डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रशासकों और सफाई कर्मियों का उल्लेख करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पीड़ितों की देखभाल की है। बहुतों ने तो अपने प्राण भी गंवा दिए। इनके साथ साथ इस महामारी ने देश के लगभग 1.5 लाख नागरिकों को अपनी चपेट में ले लिया। उन सभी के शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। कोरोना के मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के रूप में हमारे साधारण नागरिकों ने असाधारण योगदान दिया है। आने वाली पीढ़ियों के लोग जब इस दौर का इतिहास जानेंगे तो इस आकस्मिक संकट का जिस साहस के साथ आप सब ने सामना किया है, उसके प्रति वे श्रद्धा से नतमस्तक हो जाएंगे। तो आप देख रहे थे देश के नाम राष्ट्रपति का संबोधन। दिल्ली में होने जा रहे किसानों की ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए मरुधरा के किसान भी तैयार हैं, वो भी पूरी तैयारी के साथ। अभी ये किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर जा रहे हैं और कल दिल्ली के लिए कूच करेंगे। किसानों की हुंकार, ट्रैक्टर रैली को तैयार, अन्नदाताओं का दिल्ली चलो परेड, किसान कानून और संग्राम। देख लीजिए, ये मरुधरा के किसानों का दम है। दिल्ली में जारी आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए दिल्ली कूच को तैयार है, ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर परेड के लिए। संख्या तो आप देख रहे हैं, शायद 4 किलोमीटर लंबी तक हमारी लाइन हो गई है। और चूंकि अब ये जाना आंदोलन बन गया है, ये हमने केवल एक अनाउंसमेंट किया है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से। सच्ची बात यह कि आपके मीडिया के बहुत सारे लोगों ने पूछा भाई कितने किसान आएंगे, और जब ये जन आंदोलन बन जाता हमको भी नहीं पता रहता है। लेकिन जिस तरह से किसान की भावना है वो देखने लायक है। इतने किसान आए हैं, ट्रैक्टर लेके आए हैं, कह रहे हैं हम आज गणतंत्र दिवस मनाएंगे, हमारा गणतंत्र दिवस मनाएंगे। हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हम लड़ने नहीं आए हैं, हम दिल जीतने आए हैं, हमारी पीड़ा बताने आए हैं। हमारी मांग है कि मोदी सरकार ने जो ये 3 कृषि काले कानून लगाए हैं उनको वापस ले, और जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। क्योंकि इसमें सभी युवा, बुजुर्ग, सभी महिलाओं का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। और ये मोदी सरकार को अगर ये काले कानून गलत नजर नहीं आ रहे हैं तो इसमें संशोधन की प्रक्रिया वो क्यों लागू कर रहे हैं, जबकि ये काले, उनको भी लग रहा है कि ये काले कानून गलत है, इनमें संशोधन कर रहे हैं। लेकिन हम जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम अपनी मांगों को लेकर के अडिग रहेंगे। आंदोलन किसानों का है, लिहाजा इस आंदोलन के रंग में भी सियासी तड़का लगा है। हाथ वाली पार्टी ने भी इस आंदोलन को लपक लिया है और खुद भी ट्रैक्टर पर सवार हो चली है। कल गणतंत्र दिवस पर होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड में कांग्रेस भी कदम ताल मिलाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से सेवा दल के कार्यकर्ता जो है वो रवाना हो चुके हैं। बड़ी संख्या में सेवा दल के कार्यकर्ता यहाँ से जा रहे हैं ट्रैक्टर लेकर। तकरीबन 100 जो है वो ट्रैक्टर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। महेश जोशी जो है मुख्य सचेतक है, इसके साथ ही खाचरियावास जो है उन्होंने जो है वो हरी झंडी दिखाई है। नेताओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। कितने ट्रैक्टर जा रहे हैं? कितने ट्रैक्टर जा रहे हैं? 100 ट्रैक्टर जा रहे हैं और जाएंगे। जब तक अहंकारी मोदी वापस नहीं लेता है तब तक
से ही कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ता रहेगा। किस तरह का विरोध है? ये विरोध बड़ा है। मोदी सरकार ने देश की जनता का समर्थन खो दिया है। बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। उनको इस्तीफा देकर चुनाव कराने चाहिए देश में। और भी जाएंगे, और भी कार्यकर्ता कल तक यहाँ से पहुँचेंगे। पूरे राजस्थान से किसान निकल रहे हैं, ट्रैक्टर लेकर निकल रहे हैं, तिरंगा झंडा लगाकर निकलेंगे। ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, लड़ाई हिंदुस्तान के आवाम की मोदी सरकार से। मोदी सरकार के झूठ फरेब और धोखे का जवाब देने के लिए, मोदी सरकार के घमंड को तोड़ने के लिए, मोदी सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ देश का किसान सड़कों पर है। उधर केंद्र सरकार का साफ साफ मानना है कि किसान सियासत के शिकार हो रहे हैं, जबकि सरकार समाधान को तैयार है। स्वाभाविक रूप से यह सही है कि देश का अधिकांश भाग और अधिकांश किसान कानूनों के पक्ष में खड़े हुए हैं, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि कुछ मात्रा में किसान इसका विरोध भी कर रहे हैं। भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। वहीं दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली को सशर्त मंजूरी मिली है। दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ किसानों की ट्रैक्टर रैली को 3 रूट पर निकालने की मंजूरी दी है। जो पहला हमारा जो रूट रहेगा वो सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, DTU, शाहबाद डेयरी, बरवाला विलेज, पूट खुर्द विलेज, हंजावला टी पॉइंट, कंजावला चौक, कुतुबगढ़, औचंदी बॉर्डर, ये वाले रूट से होती हुई रैली जो है जाएगी। पहला रूट 62-63 किलोमीटर का होगा। रैली दिल्ली के सिंध बॉर्डर से निकलकर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कंजावला, बवाना और चंडी बॉर्डर से गुजरते हुए KMP एक्सप्रेस वे पहुंचेगी। दूसरी रैली टिकरी बॉर्डर से निकलकर नांगलोई, नजफगढ़ और जाड़ौदा होते हुए वेस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेस वे तक जाएगी। वहीं तीसरे रूट पर किसानों की रैली गाजीपुर से निकलकर रैली अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड होते हुए KGT एक्सप्रेस वे तक जाएगी। फिलहाल मल्होत्रा के किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर जमे हैं और 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले ट्रैक्टर रैली में भागीदारी को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जिस एम सैंड नीति की अरसे से राह देखी जा रही थी, उसे आज सीएम गहलोत ने जारी कर दिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने एम सैंड को गेम चेंजर करार दिया। और ये बजरे की तुलना में और ज्यादा स्ट्रेंथ रखने वाली एम सैंड के रूप में जब लोगों के सामने आएगी तो रुझान बढ़ेगा लोगों का। प्रदेशवासियों के लिए 25 जनवरी नई सौगात लेकर आई। प्रदेश में करीब 3 साल से बजरी के खनन परिवहन पर रोक लगी हुई है। बजरी की किल्लत के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एम सैंड नीति का लोकार्पण किया। वैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 7 दिसंबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की एम सैंड नीति का अनुमोदन कर दिया गया था और राज्य में आम नागरिकों को अब मैन्युफैक्चर्ड सैंड के रूप में बजरी का सस्ता, सुगम और मजबूत विकल्प उपलब्ध हो सकेगा। जनता को जरूरत जिस चीज की है और उसका विकल्प कोई दूसरा नहीं है, तो नेचुरल है कि फिर उसका अवैध खनन होगा और उसकी भरपाई सरकार को तकलीफ के साथ में करनी पड़ी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कमेटी आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके माध्यम से जल्दी फैसले होंगे। राज्य ही में बजरी उपलब्धता को दूर करेगी। राज्य में बजरी खनन पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक को मद्देनजर एम सैंड खनिज बजरी का एक सस्ता, सुगम, दीर्घकालीन विकल्प होगा। एक मोटे अनुमान के रूप में 200 नई इकाइयों की स्थापना की बात कही जा रही है। इससे प्रदेश में खनन क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में 70 मिलियन टन बजरी की मांग सालाना होती है। 16 नवंबर 2017 से प्रदेश में बजरी का खनन बंद है। वर्तमान में जयपुर, दौसा, जोधपुर, भरतपुर में 20 एम सैंड इकाइयां क्रियाशील हैं। इन इकाइयों से प्रतिदिन करीब 20,000 टन एम सैंड का उत्पादन होता है। एम सैंड नीति से बजरी का सस्ता और सुगम उपयोग होगा। पर्यावरण को संरक्षित करना और नदियों से बजरी की आपूर्ति पर निर्भरता में कमी भी मकसद है। खनिज आधारित उद्योगों को इससे बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
बड़े रूप में राजस्थान में संभावना है, क्योंकि माइनिंग के एरिया राजस्थान में बहुत ज्यादा है और जहाँ पर ओवरबर्डन के ढेर लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं, उसे छुटकारा मिलेगा। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बड़ा कदम होगा और रोजगार की दृष्टि से एक ऐतिहासिक कदम होगा। अब बजरी का बेहतर विकल्प उपलब्ध होने से बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगेगी। प्रदेश में निर्माण क्षेत्र को नए पंख लगेंगे और निर्माण कार्यों को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। नागौर में निकाय चुनाव का घमासान पूरे शबाब पर है। वार्ड 18 की कांग्रेस प्रत्याशी जवराई बुआ सभापति के चुनाव में बीजेपी और आरएलपी उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दे रही हैं। लोकल बॉडी के चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी हैं। जवराई सोलंकी पूर्व सभापति कृपाराम सोलंकी की पत्नी है, जो उनके निधन के बाद उपचुनाव लड़ रही हैं। सभी पार्षदों को साथ में लेकर उन्होंने काम किया और उनका सम्मान और मान सम्मान बढ़ाया और मेरे पिताजी ने मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की मंशा के अनुसार काम किया। अब मेरी माताजी जमुरी देवी का यही लक्ष्य है, शहर में माफिया नहीं पनपे और शहर के सभी छोटे बड़े काम हो और शहर का विकास हो। डूंगरपुर में निकाय का रण तेज हो गया है। जैसे जैसे परिषद चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी कांग्रेस पूरे दमखम के साथ प्रचार में लग गई है। कई वार्डों में बीजेपी के बागी उम्मीदवारों ने बीजेपी के समीकरण बिगाड़े। वार्ड 24 में माहौल रोमांचक है। बीजेपी से निवर्तमान उपसभापति फखरुद्दीन बोहरा इस बार बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के धनपाल जैन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसी तरह शहर के 5 वार्डों में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन सभी जगहों पर बीजेपी के बागी चुनाव लड़ रहे हैं। अजमेर में 28 जनवरी को मतदान होना है। प्रचार अपने पूरे परवान पर है, लेकिन चुनाव से पहले हथियारों का खुला खेल दिखा। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हैं, जिसमें तलवारों के साथ प्रत्याशी और समर्थक नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है वायरल तस्वीरें वार्ड 67 के माली मोहल्ले की हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता।